मैं अभी अभी आई और मैंने न्यूटन लॉ नहीं करा। कर दी, स्टार्ट कर दी। हाँ भाई, कैसे करें अब? सर ई टी की पावर 4 के साथ प्रोपोर्शनल होता है। हम्म। टी की पावर 4 के साथ प्रोपोर्शनल होता है एमिशन ऑफ रेडिएशन। हाँ, रेट ऑफ एमिशन एंड रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट इतना इज ई। ठीक है। तो जो रेट ऑफ एमिशन होता है, जिसको हम पी से दिखाते हैं, वो क्या होता है? बोलो बोलो। सिग्मा। जी सर। क्या होता है, बोलो। सिग्मा ए। टी हाँ की हाँ, याद पावर है। 4। सिग्मा ए। टी की पावर 4। नहीं, ई। बट ई तो वन ई होता है ना ई ई ब्लैक बेटा बॉडी के लिए। एमिसिविटी होता है। किसी नॉर्मल सरफेस के लिए ई क्या होता है? एमिसिविटी होता है। फॉर सर ब्लैक बट बॉडी ई की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। ब्लैक बॉडी के लिए वन होता है। हाँ। ठीक है, तो यहां से जो पावर इमिशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? टी की पावर 4 के। अब इस पी को इन्होंने सिंबल दे दिया ई, तो हम ई लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको लड़ना थोड़ी है उनसे। ए बोल रहा है वो ई बोल दो। अब टी कितना है? हमेशा ध्यान रखना, टी ऑलवेज इन केल्विन। यहां इस फॉर्मूले में ये जो टी है बेटा, ऑलवेज, ऑलवेज इन केल्विन, ये ध्यान रखना। केल्विन में पुट करना है। तो 273 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया? ये केल्विन में कितना हो गया, बता जरा। 273 इंटू 273 ऐड कर दोगे ना? 540। 546 बोलो। क्या बोल रहा अब? अगर टेम्परेचर क्या होता, जीरो होता, तो ई डैश इज प्रोपोर्शनल टू 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है? 273 केल्विन। 273। अब दोनों को क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो आपको क्या मिलेगा? ई अपॉन ई डैश इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ये तो 2 आ जाएगा। E/16 आ रहा है तो सर। ई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा? E/16। ऐसा सवाल नीट में आ सकता है बेटा, रेडिएशन का। संपदा, समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो अगला सवाल करो जरा। बिल्कुल पिछले सवाल के पैटर्न जैसा, इसको करके बताओ कैसे होगा। इसका आंसर क्या आएगा, कैलकुलेशन करके बताओ। द ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज इतना। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच टोटल रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम दिस ब्लैक बॉडी बिकम्स डबल। मान लेते हैं इतने टेम्परेचर पे पी है एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी रेट, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टी की पावर 4 के। तो P इज प्रोपोर्शनल टू 727। इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? 727, 273 इसमें ऐड करो, 0101। 1000 आ गया क्या? ये 1000 केल्विन है क्या? बताओ। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? हमको वो टेम्परेचर बताना है जब रेट क्या हो जाए, डबल। तो इसको हम 2P कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन को फिर से। राइट। दोनों को इक्वेशन को क्या कर यस। दिया जाएगा? फिर से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो P/2P हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू 1000/T⁴। इसको 1 तो ये क्या जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू 1000/T। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर 1/4 इंटू 1000।
अब क्या करें, टेम्परेचर को ऐसा दे दिया इसमें। अब सर इसको हम 2 की पावर 1/4 को कैसे लिखें बताओ। सर √2 की पावर ½ लिख दें। सर √2 क्या होता है, 1.4 की पावर ½ सर 1.4 की पावर ½ ठीक है, 1.44 लिख सकते हो, तो इसको हम 1.2 लिख सकते हैं कि नहीं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, लगभग लगभग। तो इसको हम लगभग लगभग 12 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अप्रोक्स कैलकुलेशन। किसको समझ में नहीं आई ये बात। अंडर रूट टू की वैल्यू होती है 1.4 समथिंग समथिंग, तो इसको मैंने लगभग लगभग 1.44 के बराबर मान लिया है। और गणना का अप्रोक्सीमेशन। हाँ, अब 1.44 का जब अंडर रूट लोगे तो ये आपको 1.2 मिलेगा। 144 का अंडर रूट होता है 12, ठीक है। 121 का अंडर रूट होता है 11, 144 का अंडर रूट होता है 12। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.2 है, तो इसका लगभग लगभग वैल्यू 1200 के आसपास आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है भाई। ठीक है, अब ये बताना जरा इसका क्या होगा, ये बताओ जरा। सर क्या आप सेकंड होगा। क्या, हाँ बोलो बोलो। सेकंड होगा सर। सेकंड होगा। सर सेकंड थर्ड। होगा, हाँ एक बच्चा बोल रहा है सेकंड होगा, और बताओ। और बताओ, और बताओ, वोटिंग करो। और सर थर्ड। एक बच्चा बोल रहा है थर्ड होगा, हाँ और। सर फर्स्ट। हम्म, फर्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, फर्स्ट आंसर है बेटा। एक टॉपिक होता है जो मैंने पढ़ाया था बहुत डिटेल में अपने थर्मोडायनेमिक्स के कोर्स में, मतलब थर्मोडायनेमिक्स जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इसको कवर किया था। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, ठीक है, मेरा आप नोट्स जाके देखोगे उसमें एक कवर्ड है बेटा। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि हर टेम्परेचर पे एक ऐसा लैम्डा होता है जिसपे हमको पीक एनर्जी मिलती है, ये लैम्डा। मान लीजिए टेम्परेचर क्या है, T1 है। अब ये लॉ ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, मतलब जो पीक वैल्यू है लैम्डा की वो पहले से कम होती जाएगी। T2, अगर हम T2 की वैल्यू T1 से बड़ी ले लें तो ये लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये लैम्डा 1 है तो ये लैम्डा 2 है। और ये कैसे गवर्न होगा, λ × T = कॉन्स्टेंट। ये वेन्स का लॉ है। इसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा कम होगा, तो जैसे जैसे हायर टेम्परेचर पे जाओगे तो कम वेवलेंथ पे मैक्सिमम एनर्जी इमिट करेगा वो, ये वेन्स का लॉ है। किसके कितने बच्चों को ये बात रिकॉल हुई, अगर ये जी T3 सर, हमने मैं ले लिया उसमें तो ये, कंफ्यूज हो गया था। हाँ T3 पे आप मैक्सवेल जाओगे कॉन्स्टेंट, मैक्सवेल और हाई कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर पे आप जाओगे तो लैम्डा और कम मिलेगा। तो लैम्डा जो है इस तरफ शिफ्ट होता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो आंसर इज 1। यहाँ पे देखो ये लैम्डा सर यहाँ था और हायर मैक्सवेल टेम्परेचर पे लैम्डा यहाँ था। यहाँ पे देखो ये लैम्डा यहाँ है और हायर टेम्परेचर पे लैम्डा यहाँ है, ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, गलत।
ये लैम्डा यहाँ है और यहाँ भी लैम्डा यहाँ, मतलब यहाँ से सेम रह गया, ये भी गलत है। यहाँ पे भी लैम्डा यहाँ है, यहाँ पे भी लैम्डा यहाँ है, तो ये भी गलत है। और दूसरा, यहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं, ये कभी ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, दोनों तरीके से गलत है ये। तो आंसर एक ही ऑप्शन है 1। ये वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ का क्वेश्चन है बेटा, एज इट इज क्वेश्चन आपके नीट में आ सकता है। इसका ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, ये ग्राफ है वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ का। यहाँ पे हमने लैम्डा को प्लॉट किया है और यहाँ पे इंटेंसिटी को प्लॉट किया है, ये देखो आई। और वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ का ये फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा। ये आपका वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ का न्यूमेरिकल है, करो जरा। ऐसा न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ का न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है बेटा, जब टेम्परेचर इतना था तो वेवलेंथ इतनी थी, जब टेम्परेचर इतना हो गया तो वेवलेंथ कितनी होगी। तो वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ का फॉर्मूला भी हमने बताया, लैम्डा इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है बेटा, लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है बेटा। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 T2। लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है बेटा, 14 माइक्रोमीटर। T1 की वैल्यू क्या है बेटा, T1 की वैल्यू है 200। हमेशा केल्विन में वैल्यू पुट करना, अगर इस क्वेश्चन में तो केल्विन में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेंटीग्रेड में दिया है तो उसको केल्विन में पहले कन्वर्ट करना, ध्यान रखना। लैम्डा 2 की वैल्यू हमको निकालनी है, T2 की वैल्यू है 1000 केल्विन। सर ये तो कट गया 5 बार, सर केल्विन से केल्विन यूनिट कट गई, तो हमको लैम्डा 2 की वैल्यू क्या मिल रही है, 14/5 माइक्रोमीटर, 2.8 माइक्रोमीटर। ये वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ का न्यूमेरिकल है बेटा, ये न्यूमेरिकल नीट में आएगा, ऐसा आ सकता है मतलब। आप देखो, टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो लैम्डा क्या हो गया, कम हो गया, 14 से 2.8 चला गया। यही ग्राफ में बता रहे हैं हम, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा। इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा वो। संपदा, यस सर। शब्दिता, शब्दिता बेटा आप पहली बार आए हो। यस सर, आ गया। तो ये दो टॉपिक कल रह गए थे, तो मैंने क्वेश्चन के थ्रू करा दिए। एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रह गया था, दूसरा वेन्स सर डिस्प्लेसमेंट लॉ रह गया था। सर क्या आप यूनिट एंड डायमेंशन देने वाले हैं? हाँ हाँ हाँ, लेने वाला हूँ बेटा। दो टॉपिक रह गए थे। ये बेटा ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल है, होमवर्क है आपके लिए। मैंने एक सवाल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का करा दिया है, ठीक है। सर एक बार ओके, वापस बता दो, मैं उस टाइम पे आई नहीं थी। ठीक है मैं बता देता हूँ, चलो ये सवाल करा देता हूँ, ठीक है बेटू। सर उस एक समय, चीज पूछ रहा था हाँ सर, बोलो। तो व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है और वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो किसका डिफाइन करता है? मतलब, एक और था ना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का, हाँ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, हाँ बोलो हाँ। उसमें कौन से पैरामीटर्स देखते थे? एक मिनट, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखते थे बेटा। वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और वेलोसिटी का कर्व था, वो केटीजी में आता है। अच्छा अच्छा, ओके सर। मोस्ट प्रोबेबल उसी से आरएमएस कंफ्यूज हो वैल्यू गया वाला था है, मैं। हाँ। जी जी, उसी से कंफ्यूज हो गया था उसमें, वो नंबर ऑफ मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है वाला टेम्परेचर कर्व बढ़ने पे। केटीजी वाला कर्व है वो, हाँ 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 हाँ, समझ गया सर। और ये रेडिएशन वाला कर्व है। हाँ इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, ये जो ग्राफ मैंने आपकी स्लाइड पे बनाया है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये ग्राफ एज इट इज, जैसे ये क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे इस वक्त है, एज इट इज पूछा जा सकता है नीट में। इट इज एन इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है। ये T2 इज यस ग्रेटर सर। देन T1 है, T2 नहीं लिख दिया मैंने गलती से, T1 ही है, ठीक है। और T3 T1 T2 से बड़ा है, ठीक है बेटू। अब हम ये वाला सवाल भी करा देते हैं, क्योंकि हमारा कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए थे। ये बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लोग पढ़ा नहीं रहे मार्केट में, पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सिलेबस में है, इसका सवाल आ सकता है बेटा, इसलिए मैंने करा दिया। एक और सवाल करा देता हूं, ठीक है बेटा। यस बेटू, सर। हाँ,
आराम से मुझे अगले 3 मिनट सुनना, ठीक है, 3-4 मिनट सुनना। आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये सवाल सफिशिएंट होगा, इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने अभी कुछ देर पहले संपदा लोगों को समझाया था बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, स्लाइड में अलग से लिख भी दिया पहले मैंने, ये है, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मेरे प्यारे बच्चे। dt अपॉन dt इज इक्वल टू के टी एवरेज माइनस टी नॉट, ये होता है। सर dt क्या है? ये है चेंज इन टेम्परेचर। dt क्या है? टाइम टेकन, कितना समय लगा। k क्या है? कुछ कांस्टेंट है। टी एवरेज क्या है बेटा? जो दो टेम्परेचर आप ले रहे हो उनका एवरेज। और टी नोट क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, जहां भी कूलिंग हो रही है, प्रोसेस हो रही है, जिस सराउंडिंग में हो रही है उसका टेम्परेचर। ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है। इसको अप्लाई करना मैं सिखाता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन में। करें अपन लोग? शब्दिता रेडी? यस सर। हाँ, अब ध्यान से यस सुनना। सर। अभी मैंने क्या लिखा था? dt अपॉन dt इज इक्वल टू के टी एवरेज माइनस टी नॉट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कप ऑफ टी कूल्स फ्रॉम 80 टू 60। 80 से 60 गया कितने में? 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। तो यहां पे dt क्या हुआ? चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 80 माइनस 60। dt क्या है? टाइम टेकन, कितने सेकंड में गया? 60 सेकंड में। इज इक्वल टू के क्या है? कांस्टेंट। टी एवरेज क्या है? 80 और 60 का एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। माइनस टी नोट क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग का टेम्परेचर। क्या आपको ये इक्वेशन लिखनी समझ आई? यस सर। पक्का? यस सर। बेटा कल मैं लिखवाऊंगा आपसे ये, फिर ध्यान रखना, कल आपसे मैं पूछूंगा, एक्सप्लेन करने बोलूंगा ये, यस सर। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अब हमको इसको कूल करना है 60 से 50 में, तो फिर से हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे। 60 से 50 जाएगा तो dt कितना हो जाएगा? 60 माइनस 50 हो जाएगा। और dt तो हमको निकालना है, ये वाला टाइम तो हमको निकालना है। इज इक्वल टू के टी एवरेज कितना होगा? इन दोनों का एवरेज 60 प्लस 50 अपॉन 2 माइनस टी नोट क्या है? एम्बिएंट टेम्परेचर तो वही रहेगा 30। अब इन दोनों को क्या कर दोगे? इस ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, राइट। तो 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 20 अपॉन 60 होल अपॉन 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 10 अपॉन dt इज इक्वल टू के से के कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा? 140 अपॉन 2 मतलब 70। और ये कितना हो जाएगा? 110 अपॉन 2 मतलब 55। बोलो भाई। अब ये कितना हो रहा है बेटा? dt को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा dt अपॉन 30 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? 70 माइनस 30 कितना हो गया? 50 हो गया। और 55 माइनस 30 कितना हो गया? 25। सर dt का वैल्यू आ गया 60 सेकेंड। बोलो। यस सर। हाँ, आ अच्छा, गया सर समझ में। एक बात नोटिस हो रही है, पहले 60 सेकेंड में 80 से 60 गया, मतलब कितने का गैप आया? 20 का। फिर अगले 60 सेकेंड में, ये 60 सेकेंड ही आया ना, कितने का गैप आया? 60 से 50 गया, मतलब 20, 10 का गैप आया। मतलब रेट ऑफ कूलिंग पहले ज्यादा था फिर कम हो गया, मतलब रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीजेस ग्रेजुअली। ये बात आपको दिख रही है कि नहीं? रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज होता है, ये आपको सेंटेंस में पूछ लिया जाएगा। देखो, पहले 60 सेकेंड में 20 डिग्री का कम डिफरेंस आया टेम्परेचर में, और अगले 60 सेकेंड में 10 डिग्री सर का मेरा टेम्परेचर। 48 आ रहा है आंसर। हाँ, मेरा 48 आ रहा है आंसर कैलकुलेशन में। 48 कैसे आ रहा है बेटा? कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरी? सर मैंने पहले के निकाल लिया था, पहले 1/20, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था दूसरी वाली क्वेश्चन में डायरेक्ट। क्या कर दिया था आपने? पहले फर्स्ट वाली से मैंने के निकाल दिया था, उससे 1/20 आ रहा है, नहीं 1/,
अच्छा, तो मैंने वन कैलकुलेशन मिस्टेक की ट्वेंटी है आ रहा बेटा। था सर, मैंने देखा ही नहीं, मैंने खुद की कैलकुलेशन में कुछ कर दिया होगा शायद। 80 और 60, 140/2, 70 होता है, -30, 60 + 50, 110 हो गया ये तो। 110/2, 55 - 30, सही तो लिखा है। 70 - 30 कितना होता है? सॉरी, 40 होता है। 70 - 30 40 होता है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, सो रहे हो क्या? कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो क्या खुद से? 70 - 30 40 होता है, मैंने 50 लिख दिया था गलती से। और 55 - 30 कितना होता है बेटा? 25 ही होता है ये तो मेरे हिसाब से। 15। नहीं, 15। 55 - 30 25। यस सर, 25 25 होता होता है है। बेटा। अब dt की वैल्यू क्या आ गई? 40 × 30/25 सेकेंड। हाँ, वेरी गुड, यस सर, शाबाश 1200 बेटा। अपॉन। 5 8 40, ठीक है। तो dt की वैल्यू 8 6 48 सेकेंड आ रहा है मेरे तो, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश बेटा। बाकी लोग सो रहे हैं, आप ही अकेले पढ़ रहे हो यहाँ पर। बाकी को सोने दो, घर्राटे लेने दो। अरे चलो, नहीं सर, जिंदा हो सर। वेरी गुड। तो चलो, कम से कम एक बच्चा तो है जो पेन चला रहा है। बताओ यार। ठीक है। अब आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग समझ आ गया। ये है फॉर्मूला न्यूटन यस लॉ ऑफ सर। कूलिंग का। आपके एग्जाम में बस आपको ये यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। और हमेशा ध्यान रखना, के की वैल्यू आपने निकाली, ऐसा निकालना मत, इसको डिवाइड करना, हमेशा के कैंसिल आउट होता है। ठीक है। जैसे मैंने ओके डिवाइड सर। किया ना 1/2, वैसे ही करना आप, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे। ठीक है। किस पे आते हैं? यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे। तो सबसे पहले मुझे बताओ, 7 फंडामेंटल यूनिट कौन सी है? टाइम, डिस्टेंस, हाँ। मास, लेंथ। मास, लेंथ, हाँ। फिर करंट, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल। हाँ। कितने हो गए? हाँ, तो लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, करंट, फिर क्या होता है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, राइट, जिसकी यूनिट केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। और ल्यूमिनस कैंडेला। इंटेंसिटी। हाँ, ये 7 फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है। लेंथ का मीटर होता है, ऐसा यूनिट। मास का केजी होता है। टी मतलब टाइम, टाइम का सेकंड होता है। आई मतलब करंट, उसका एम्पियर होता है। टेम्परेचर का केल्विन होता है, याद रखना डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। ठीक। और ल्यूमिनस ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला होता है, सीडी। ये इसकी क्या है? एसआई यूनिट, राइट। इसके अलावा क्या है? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं। कौन कौन सी हैं बताओ? बोलो सर। प्लेन एंगल, अच्छा। सॉलिड एंगल। यस यस। सर। रेडी। और ये दोनों कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। ठीक है। इनकी यूनिट होती है पर डायमेंशन नहीं होती, राइट। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। यस। इसकी क्या यूनिट होती है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। पर इनकी डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशनलेस होते हैं। ये बात याद है कि नहीं? बोलो। यस यस सर, आर सर। के अपॉन रेडियस होता है क्या? हाँ। आर के अपॉन रेडियस तो डायमेंशनलेस। हाँ, क्यों होता है वो भी बता देता हूं। मान लो ये प्लेन एंगल की हम बात करें अगर, तो ये प्लेन एंगल क्या होता है? जो आर्क सेंटर पे एंगल सस्टेंड करता है उसी को हम प्लेन एंगल से डिफाइन करते हैं, राइट। ये हमको एंगल डिफाइन करना है। ये लेंथ है एस, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? S/R। अब आप देखो, एस भी किस में है? मीटर में। आर भी किस में है? मीटर में। तो ये डायमेंशनलेस हो गया। ऐसे ही सॉलिड एंगल क्या होता है बताओ? कौन बताएगा सॉलिड एंगल क्या होता है? सर, 3D के हाँ, लिए एप्लीकेबल होता ये जो एरिया जो एंगल सस्टेन करेगा सेंटर पे स्फीयर के, वो होता है सॉलिड एंगल। ये देखो डायग्राम मैंने बनाया।
ये एरिया क्या है, इस बार एरिया है ए, ये रेडियस है आर। तो सॉलिड एंगल ये है, ओमेगा से दिखाया जाता है। तो ओमेगा सॉलिड एंगल क्या होता है बेटा, ओमेगा सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता, बोलो। यस सर। यही होता है, यस सर। एरिया यस सर। अपॉन आर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे एरिया भी क्या है, मीटर स्क्वायर में है, आर स्क्वायर भी मीटर स्क्वायर में है, तो ये पूरा कैसा हो जाएगा, डायमेंशनलेस। किसको समझ में नहीं आया, बोलो। आ गया। अच्छा सर, अब ये फंडामेंटल यूनिट है, तो इन सभी को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, जिसकी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, 1 मीटर इज इक्वल टू 1655763, ऐसा करके कुछ होता है। पढ़ी है कि नहीं, ऐसी देखिए कि नहीं डेफिनेशन, बोलो। कम्युनिकेट यस करना सर। बेटा, नहीं तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं कि जिसमें आप मुंह में दही जमा के बैठोगे और आपको समझ में आएगा। हाँ सर। हाँ, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन द क्लास। ये सब्जेक्ट वो वाला है ही नहीं जो आप स्क्रीन पे देखो बस निहारते रहो हो जाए। इन सर मैं सारी तो फंड बोल। हाँ, इन सारी फंडामेंटल यूनिट को डिफाइन किया गया है, इनकी डेफिनेशन आपने बुक में पढ़ी होगी। ठीक है, जैसे केल्विन का क्या होता है, 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273 पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ऐसा होता है कि नहीं, बोलो। यस सर। हाँ यस सर। सर। ऐसी डेफिनेशन है इन सभी की, वो आपको रटना नहीं है, उसकी कोई नीड नहीं है, वैसा नहीं पूछा जाता जनरली। यस। यस सर। हाँ। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, क्या मान लेते हैं ए की पावर सी, बी की पावर डी की पावर ई है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो। मल्टीप्लाई करेंगे सर। वेरी गुड, ये ई इसके साथ आ जाएगा, ए की पावर सी की पावर ई इंटू बी की पावर डी की पावर ई। फिर यस ये दोनों सर। मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए की पावर सी ई बन जाएगा, बी की पावर डी ई हो जाएगा। यस सर। यही चीज फॉलो होती है किसमें, डायमेंशंस में, राइट। यस सर। हाँ यही सर। चीज किसमें फॉलो होगी, डायमेंशंस में होगी। कि जैसे मान लो आपके पास 3 डायमेंशन लिखी, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, इसकी पावर कुछ है मान लो डी। तो आप इसको कैसे लिख दोगे, एम की पावर ए डी, एल की पावर बी डी, और टी की पावर सी डी, लाइक दिस। हाँ सर। अच्छा, अगर x की पावर a इंटू एक्स की पावर b लिखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर a प्लस b। यस सर। हाँ और सर। अगर x की पावर a होल अपॉन एक्स की पावर b लिखा है, तो इसको कैसे लिख सकते ए हैं, x की माइनस बी। पावर a माइनस b। इन सारी ऊपर ले चीजों का जाएगा। यूज होगा डायमेंशंस में। एक्सपोनेंट्स का। हाँ, ठीक है। अब ठीक है। आपका जैसे मास है, तो उसको हम, लेंथ है तो उसको हम एल से ही दिखाते हैं डायमेंशन में, मास को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, टाइम को हम कैसे दिखाते हैं बताओ, टी से ही टी दिखाते से। हैं। ठीक है, एम्पियर को हम ए से ही दिखाते हैं, टेम्परेचर को हम ए। जनरली थीटा से दिखाते हैं, थीटा से, राइट। मोल को हम, मोल की हमें जरूरत नहीं पड़ती, इसको मोल ही लिखते हैं, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती, थीटा की भी जरूरत जनरली नहीं पड़ती, एमएलटी से ही काम चल जाता है, राइट। ए की जरूरत भी जल्दी नहीं पड़ती। ए की जरूरत भी ज्यादा नहीं पड़ती। ठीक है, अब डायमेंशन कैसे लिखते हैं सर, ये बता दो। जैसे आपको डायमेंशन लिखना है डेंसिटी का, तो डेंसिटी का अब डायमेंशन सारी कैसे आती है, उनकी डेफिनेशन से, जैसे मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का डायमेंशन को आप कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में एम, मास ही है। वॉल्यूम क्या होता है सर, लेंथ का क्यूब होता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एल क्यूब। सर जैसे हम पावर को करते हैं ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, -3 हो जाएगा। हाँ सर। जैसे आपको 1/x की पावर सी लिखा हो, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स की पावर -c। हाँ सर। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एल को ऊपर ले जाओगे तो एल की पावर -3 हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, डेंसिटी का डायमेंशन, ऐसे हम लिख देंगे। ये समझ आया कि नहीं। हाँ यस सर। सर। अच्छा, यहाँ पे डेंसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, डेंसिटी किस पे डिपेंड नहीं कर रही बेटा, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, राइट। यस हाँ सर। सर।
अब Yes, आपको sir. अगर समझ आया है तो फोर्स का डेंसिटी लिख के बताओ। बेसिक से लिखना, रटा हुआ मत बताना। मास इनटू एक्सेलरेशन। लिखो भाई। Sir, ml t की टी पावर माइनस हाँ, 2. फोर्स क्या होता माइनस है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, डीवी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन। अब इसको डायमेंशन में कैसे लिखोगे? मास को दिखाओगे एम से, डीवी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है? एल टी माइनस वन, है ना? वेलोसिटी क्या होता है? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका डायमेंशन स्क्वायर आप कैसे लिखोगे? एल टी माइनस वन अपॉन टी, डी टी क्या है? टाइम पीरियड, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा? टी। तो क्या ये बन गया? एम एल टी माइनस टू बन गया क्या? हाँ सर Yes, sir. पक्का? हाँ Yes, सर sir. अगर है तो आप एनर्जी का लिख के दिखाओ डायमेंशन। ये कैसे लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है? Yes, sir. लिख के दिखाओ फिर एनर्जी का। सर हम्म। एम एल ml स्क्वायर टी square माइनस टू t की हाँ, पावर माइनस 2. ठीक है। एनर्जी को कैसे लिखोगे? एनर्जी क्या होता है? वन एनर्जी हाफ होता है वर्क डन के बराबर। हाँ सर या Yes, आप इसको sir. काइनेटिक एनर्जी से भी सोच सकते हो। हाँ सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। सर हाफ तो कांस्टेंट है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। जीरो एम का डायमेंशन क्या होगा? एम। और वी स्क्वायर में क्या लिखोगे? एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये स्क्वायर क्या दोनों के साथ जाएगा क्या? हाँ बोलो। सर इसको हम हाँ कैसे लिख सर Yes, सकते sir. हैं? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। बोलो। हाँ Yes, यही सर sir. यही डायमेंशन किसका हो जाएगा? वर्क का भी हो जाएगा। यही डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी का भी हो जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार की एनर्जी का ये डायमेंशन होगा। यस बोलो। हाँ सर अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप पावर का डायमेंशन लिख के बताओ। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर? डायमेंशंस कभी रटने नहीं होते हैं, ऐसे निकालना होता है एग्जाम में। रट, ml square है ना? रटना पॉसिबल नहीं होता। पावर क्या है बेटा? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ml square t की सर पावर वर्क डन का माइनस तो अभी 2. बता दिया आपने, ये है पर यूनिट टाइम। टाइम का डायमेंशन टी हो जाएगा। कितने बच्चों ने ये लिखा? बोलो। मैंने. Yes, पक्का? sir. सारे बच्चे मैंने. बताओ। Yes, sir. सर मैंने लिखा Yes, sir. हाँ, कभी रटना नहीं होता डायमेंशंस को, राइट? अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का बताओ डायमेंशन कैसे निकालोगे? सर फोर्स की निकाल के. हाँ करो करो, लिखो प्रॉपर अपनी कॉपी पे लिखो बेटो, सारे बच्चे। पेन चलते रहना चाहिए। सर बताऊँ मैं सर मैं बताऊं. हाँ बताओ। सर एम माइनस वन एल क्यूब टी हाँ, माइनस टू तो इसमें आप क्या यस करोगे? ये हमारा सर. न्यूटन्स का लॉ है, तो फोर्स का डायमेंशन पहले यहाँ लिखो। कितना है फोर्स? सर वो हमने निकाल लिया, एम एल टी माइनस टू। जी का हमको निकालना है डायमेंशन। सर एम वन मास का डायमेंशन एम होगा, एम टू मास का डायमेंशन भी एम होगा। चल हाँ आर सर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का डायमेंशन एल स्क्वायर, ऐसे लिख दो। अब यहां से सिंपली क्या कर दोगे? इसको इस तरफ ले जाओ जैसे नॉर्मल होता है, तो जी का डायमेंशन कैसे आएगा? बोलो। ऐसे आएगा यस जी। सर. एल का क्यूब कर ये देंगे क्या हो जाएगा? एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, यही आ रहा है क्या? हाँ सर यस सर. बोलो। हाँ सर हम्म। यही आ रहा है सर
ये आ रहा है? हाँ सर। यस अच्छा, सर। अगर ये आ गया तो अगला डायमेंशन आप लिख के दिखाओ हमको, सिक्स्थ वाला है ना। आ, किसका लिख के दिखाओगे? यंग्स मॉडुलस का, वाई का, लिख के दिखाओ। सर एम हम्म। एम एल माइनस वन टी माइनस टू। हाँ, इस चैप्टर में आपको बस आपको माइल वो जो पर्टिकुलर जिस भी चीज की बात हो रही है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, राइट। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब व्हाट इज स्ट्रेन? सर स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। सर डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, तो उसका डायमेंशन तो एल ही होगा, और लेंथ तो लेंथ ही है, तो ये डायमेंशन लेस हो गया। स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस होता है। अब स्ट्रेस का डायमेंशन क्या है? सर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का तो हमने अभी निकाला पीछे, एम एल टी माइनस टू। एरिया को हम कैसे लिखेंगे? एल स्क्वायर। बताओ, ये दोनों यहां पुट कर दो, बोलो संपदा। हाँ सर। यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। क्या ये आपका आया था? नहीं। नहीं आया था? नहीं। अब समझ आया? यस सर। इसको आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। जिसको डेफिनेशन नहीं पता वो डायमेंशन नहीं निकाल पाएगा, राइट। राइट सर। बताओ यार। हम्म। हाँ सर। यूनिट पता होगी तो भी चलेगा। जैसे आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बताओ, ईटा का। यूनिट पता होगी तो भी काम हो जाएगा डायमेंशन में। जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या की यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है कि नहीं? यस सर। हाँ अब सर। न्यूटन मतलब फोर्स, तो इसको आप कैसे लिखोगे? एम एल टी माइनस टू। सेकेंड मतलब टाइम, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ। सर। बोलो, हाँ यस सर। सर। क्या ये आ गया डायमेंशन? यस सर। पक्का? हाँ सर। अगर आ गया है तो एक बार प्लैंक्स कांस्टेंट का बताओ, डायमेंशन क्या होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ आता है? पहले आप ये सोचो, कहाँ पढ़ा आपने प्लैंक्स कांस्टेंट? एनर्जी में। कहाँ? मॉडर्न फिजिक्स। एनर्जी हाँ, में। वेरी गुड वेरी गुड। किसने बताया ये? E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये एच ही तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच को मॉडर्न आप फिजिक्स। कैसे लिख सकते हो? ई लेमडा बाई सी। सर ई का डायमेंशन क्या होगा? ई तो एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन तो आपने भी बताया सर, कैसे निकालेंगे? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सर लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का डायमेंशन होगा एल। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, एल टी माइनस वन। ये एल से ये एल कैंसिल, टी माइनस वन ऊपर जाएगा तो क्या? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन बचा गया, बचेगा कि नहीं? बोलो, हाँ जी सर। कितने बच्चों को ये बात समझ आई? यस हाँ सर। सर। श्योर? यस हाँ, यस सर। पक्का? सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा। अच्छा, हमने अभी कल ही वो पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने कल बेटा? कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री पढ़ा था। तो उसमें हमने एक टर्म पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट, जी। है ना? हम्म। सी से दिखाते थे ना उसको। यस सर। बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा?
सर थीटा में आ सकता है। हाँ बेटा, तभी तो मैंने स्टार्टिंग में आपकी कहानी यहां से शुरू की थी। ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में आना चाहिए आंसर। मतलब ये 7 यूनिट जो है ना, इनके फॉर्म में आंसर आना चाहिए आपका। तो थीटा के फॉर्म में बिल्कुल आ सर सकता है एम बेटा, थीटा, है ना? एम तो थीटा टी की पावर -2 आ रहा है। वेरी गुड। स्पेसिफिक कहाँ आता है बेटा? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ आता है ना स्पेसिफिक, एम सी डेल्टा टी, सॉरी। यस सर। राइट। अब Q क्या है बेटा? एनर्जी। जी। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या है? एनर्जी का डायमेंशन अभी मैंने बताया, ml² T-2। हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस सर। अच्छा, m क्या है? मास है। c का डायमेंशन तो निकालना ही है। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो उसको हम कैसा लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे क्या? यस सर। अब यहां से देखो, c का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं क्या? देखो, ये m से ये m कैंसिल। यस सर। तो क्या हम इसको L² T-2 θ-1 लिखें क्या? देखो जरा। हाँ यस सर। सर। हाँ, यस सर। हाँ। लिख सकते हैं। यस हाँ सर। अच्छा, लिख सकते हैं तो कल हमने कंडक्शन भी पढ़ा था। हाँ। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का भी बता दो। आपको ये पता होना चाहिए, वो पर्टिकुलर कांस्टेंट या जिस भी चीज की डायमेंशन पूछी जा रही है वो आता कहाँ है फिजिक्स में, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे डायमेंशन। ठीक है? डायमेंशन रट नहीं सकते आप। सर, आपने कल पढ़ाया था वो यूट्यूब पर आपने लेक्चर डाला है क्या उसका? क्या? आपने कल पढ़ाया था उसका यूट्यूब पर लेक्चर डाला है क्या आपने? बेटा, कल हम नहीं। रिकॉर्ड करना भूल गए थे। कल ये लॉस हो गया बेटा, रिकॉर्ड करना भूल गए। के कहाँ आता है? हाँ संपदा बताओ, कहाँ आता है के? थीटा में। हाँ, dQ/dt। हाँ, फिर चेंज इन टेम्परेचर होल अपॉन L/K, यही आता है ना? यही तो हाँ था सर। यस फॉर्मूला। सर। सर यस सर। यहां से आपको के निकालना है। अगर इसको हम ऐसा लिखें क्या? K/A/dt यस अपॉन एल। सर। सर यहां से के निकालो। के कितना होगा? के लिखो जरा। के कितना आएगा? यहां से के अकेला लिखो, कितना आएगा? डी, देखना सर मैं सही लिख रहा हूँ, एमएल क्या? टी डी की क्यू बाई पावर। डी टी इंटू एल अपॉन ए होल अपॉन डी टी। सही लिखा है? यस सर। सही है। यस सर। अब यस हमको सर। ये बताना है हमको, डी क्यू क्या है? हीट। हीट का ml² T-2 एनर्जी है ना, हीट। यस सर। हाँ dt सर। क्या है? टाइम सर पीरियड। एल क्या है? लेंथ। ए क्या है? एरिया। dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। बोलो। यस सर। बोलते जाना बेटा, है क्या? ना? आज के बाद इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये L² में L² गया। तो क्या ये ऐसा लिख पा रहा हूं क्या मैं? देखना जरा एक बार, मैं सही लिख रहा हूं क्या? देखना, mL T-3 θ-1। यस सर। यस बोलो। सर यही आ रहा है। हाँ, हाँ। हाँ सर। यही आ रहा है। अरे यस सर। हाँ। यस सर। श्योर? यस सर। बोलो यार। श्योर सर। यस सर। ये आ रहा है। यस सर। अच्छा, अगर ये आ रहा है तो अब हमको बताओ, वेन्स कांस्टेंट बी का डायमेंशन क्या है? सर एल थीटा। सर एल थीटा। अभी हमने ये फॉर्मूला बताया था बेटा थोड़ी देर पहले। वेन्स फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू बी। ये होता है वेन्स कांस्टेंट। ये पीछे बताया बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, ये बताया। ये जो कांस्टेंट होता है ना, इसी को बी कहते हैं, इसी को कहते हैं वेन्स कांस्टेंट।
ठीक है, अब खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। अब हमको इसी का डायमेंशन पूछा गया है, सर लैम्डा का डायमेंशन इंटू टी का डायमेंशन। सर यहाँ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ का डायमेंशन एल। सर टी यहाँ पर क्या है इस फॉर्मूले में, टेम्परेचर। बोलो, यस सर। बोलो संपदा। Yes, sir. यस सर। है ना। हाँ जी चलो सर। आखिरी, अब आप, आपके मन से डर निकल गया होगा, आप तो लिख दोगे फिर, है ना। चार्ज का डायमेंशन और बता दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पे। एम्पियर इंटू टाइम। हाँ सर ए इंटू। एम्पियर इंटू टाइम 80। हाँ, चार्ज क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T आई इज इक्वल आई बाई होता है। डी। Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। करंट का होता है एम्पियर, T मतलब टाइम। बोलो, Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. अब आप डायमेंशन निकाल लोगे खुद से। हाँ. बोलो बोलो, बोलो बेटा। Yes, sir. श्योर, Sure. पक्का बेटा, सारे बच्चे बताओ। हाँ सर। अब ये इतनी बकवास कर क्यों रहे हो भाई, इतना सब बता दिया, डायमेंशन वायमेंशन कर क्यों रहे सब। ठीक है, यूजेस ऑफ डायमेंशन। पहला यूज क्या है बताओ, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अगर एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना हो तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लिखते हैं n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या n1 u1 n2 u2। राइट, बोलो। हाँ हाँ सर। Yes, sir. अब ये क्या लिख दिया बकवास, है ना। ये क्या है भाई, वही। n1 u1 n2 u2 सब क्या है, चलो देखते हैं, देखें। हाँ सर। चलो एग्जाम्पल, मान लो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हाँ सर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही होता है। हाँ सर। ये किस में है, ऐसा यूनिट में है। आपको इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, कैसे करोगे। इसको करने से पहले एक छोटा क्वेश्चन करते हैं, चलो छोटा क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। आपके हाँ पास सर। है 1 किलोमीटर लेंथ, इसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में यूजिंग डायमेंशन, कैसे करोगे। सिर्फ पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर मीटर को हाँ, सेंटीमीटर में। नहीं नहीं, डायमेंशन का यूज करके। तो हमने वो अभी क्या फॉर्मूला बताया, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। हाँ सर। यही बताया। हाँ आपको सर। कन्वर्ट करना n2 में, तो कैसे लिखोगे, n1 u1 अपॉन u2। अब n1 क्या है बताओ, सर वो तो 1 किलोमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है ना। हाँ सर। तो 1 किलोमीटर मतलब यहां पे हम 1 लिखेंगे सिर्फ उसकी यूनिट मैग्नीट्यूड। अब हमको क्या करना है, u1 अपॉन u2 मतलब किलोमीटर को मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहां हम किलोमीटर लिखेंगे, यहां हम सेंटीमीटर लिखेंगे। बोलो। हाँ सर। अब Yes, हम sir. यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1
किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, राइट। तो इसको आप कैसे लिखोगे, Right. 1000, बोलो। Yes, हाँ sir. ये कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा, 1000। समझ आया। हाँ सर। अब ये चीज यहां लगाओ, ये चीज कहां लगाओगे, यहां लगाओगे, राइट। हाँ सर। सीजीएस का मतलब क्या होता है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड, राइट। Yes, अब sir. जी का डायमेंशन कितना है, सर न्यूटन का डायमेंशन कितना था, mlt-2। एम का डायमेंशन क्या है, एम स्क्वायर। ठीक है। और केजी का क्या है, नहीं नहीं, एम मतलब लेंथ है ना, एल का स्क्वायर, है ना। हाँ सर। एल और स्क्वायर। केजी का क्या रख लोगे, एम का स्क्वायर। तो ये डायमेंशन कितना आ गया, m-1 L³ T-2। ये आया। हाँ सर। अब हमारा फॉर्मूला Yes, यही sir. है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। हमको हमको n2 निकालना है, तो कितना आ जाएगा, n1 u1 अपॉन u2। n1 कितना है, ये है, u1 अपॉन u2 लिखो ना। u1 अपॉन u2 कैसे लिखोगे, बोलो। अरे सिंपल है ना, m-1 है, m क्या है, मास। यस। इनिशियल हाँ Yes, sir. इनिशियल यूनिट में क्या है, मास केजी में है। हाँ. कन्वर्ट किस में करना है, ग्राम में। पावर कितनी है, -1। फिर L³ मतलब लेंथ, इनिशियल लेंथ, ऐसा यूनिट लेंथ की क्या है, मीटर। कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में। पावर कितनी है, 3। इनिशियल टी मतलब टाइम, सेकंड में है, सेकंड में ही चलना है इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सीजीएस में भी सेकंड ही है। अब ये वाला टर्म तो कोई काम का नहीं। ये कितना बन गया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा, 1000। बोलो। मीटर को Yes, sir. सेंटीमीटर में करो, बोलो। ये कैंसिल, ये कितना हो गया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो क्या इसको, और इसको 10⁻6 लिख सकते हो क्या, हाँ Yes, सर। sir. बोलो। Yes, sir. कितना आ गया ये बताओ, कुछ गड़बड़ हुई कैलकुलेशन में, कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने, देखना जरा। No, sir. 6। फिर -8 आ रहा है 10 की पावर। हाँ, सर कैलकुलेशन सही है, मैं कंक्लूजन बता रही थी। क्या है, सर कैलकुलेशन सही है, सही है ना। मैं लास्ट का आंसर बता रही थी बस। हाँ, 6.67 इंटू 10⁻³ कितना बन रहा है ये, यहां से मिल जाएगा +3 -8। माइनस, 8. ये सीजीएस यूनिट में इतना आ जाएगा, n2 का वैल्यू। बोलो। Yes, sir. राइट। हाँ Right. हाँ, हाँ सर। Right, sir. श्योर श्योर श्योर। Sure. सर एक और करके दिखाओगे, हाँ। आ,
100,000 जूल एनर्जी को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml t एनर्जी को आप minus किससे सोचोगे? हाफ एम वी स्क्वायर से सोचोगे तो क्या होगा डायमेंशन? एम And L power 2 t T minus minus ये होता है, 2. यही है। सर l स्क्वायर नहीं होता, एल स्क्वायर है ना। होता है सर, होता एल स्क्वायर ही होता है सर। हमको क्या है। निकालना है? N2 निकालना है। हाँ सर। N1 कितना है? 1000 जूल है। अब U1 अपॉन U2, U1 मतलब ओरिजिनल डायमेंशन, U2 मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है, राइट। ओरिजिनल डायमेंशन में M आएगा सबसे पहले, मास। मास किसका है? ऐसा यूनिट है तो केजी। किसमें करना? सीजीएस मतलब ग्राम में करना है। और पावर इसकी कितनी है? 1। लेंथ, ऐसा यूनिट में लेंथ कितनी होती है? मीटर। इसमें कितनी है? सेंटीमीटर। बोलो, ये हाँ सेकेंड में सर। ही है टाइम। अब ये 1000, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। Yes, sir. यहां से हमको क्या मिला? तो 1000 मिला। तो यहां से हमको क्या मिला? 100। 10 की पावर 4 मिला। बोलो, तो N2 की वैल्यू कितना हो गया? ये 6, 3 और 3 6 और 4 10, 10 की पावर 10 हो गया क्या? बोलो। हाँ सर। हम्म, बोलो। हाँ सर। यस सर। हम्म, अगर आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से याद हो तो 1 जूल की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 7 अर्ग होती है कि नहीं सीजीएस में? हाँ सर। तो यस 1000 जूल की सर। वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 की पावर 10 अर्ग। ये देखो वेरीफाई हो गया। अरे, ये वैल्यू हम वैसे इसकी कहीं नीड नहीं पड़ती है पर लिखवा देते हैं। 1 जूल की वैल्यू होती है 10 की पावर 7 अर्ग। अर्ग क्या है? सीजीएस Yes, यूनिट है। sir. तो हमने क्या बोला था? 1000 जूल बताना है आपको सीजीएस में, तो इनको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 की पावर 10 बन जाएगा कि नहीं? Yes, sir. केमिस्ट्री में पढ़ती है लेकिन. पड़ती है ना। देखो वही सेम वेरीफाई हो गया। Yes, sir. हाँ सर, अब सीख बरोबर है। अब सीख गए। Yes, sir. अच्छा, सर नेक्स्ट। सेकंड जो डायमेंशन का यूज होता है वो क्या है? टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल, आपको बोला जाए चेक t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g इज डायमेंशनल करेक्ट और नॉट। करो जरा, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है?
चेक करके बताओ जरा। यस सर। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ का डायमेंशन निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन सोचते हैं। ये टाइम है पॉसिबल। सर, टाइम का डायमेंशन तो टी ही रहेगा। हाँ राइट सर। हैंड साइड का डायमेंशन सोचते हैं। सर 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 L0 T0। हाँ सर। सर लेंथ, लेंथ का डायमेंशन L होगा, और उसके ऊपर हाफ भी है। और सर जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, L T - 2 माइनस हाफ। माइनस हाफ। ये कितना हो जाएगा, L⁻½ इंटू L⁻⁻½ T⁻1। ये बन रहा है कि नहीं, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो। अब ये देखो ये दोनों ऐड होके 0 हो जाएंगे, माइनस हाफ प्लस हाफ मिलके क्या हो जाएगा, L⁻0। ये देखो बराबर आ गया, हेंस वेरीफाइड। यस सर। बोलो, किसको समझ में नहीं आया, बोलो। हाँ हाँ सर। समझ आया, हाँ सर। श्योर। हाँ सर। बताओ बताओ बताओ। तो एक क्वेश्चन फिर समझ। बताओ, क्वेश्चन। ठीक है, ए एक्सेलरेशन है ये, इज इक्वल्स टू mv³ / r। क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है? करो भाई सॉल्व। एक इक्वेशन आपके सामने लिख दी मैंने, आपको ये बताना है क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है। m का मतलब है मास, v का मतलब है वेलोसिटी, और r का मतलब है रेडियस। क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है, आपको बताना है। पॉसिबल नहीं है। नहीं हाँ, है सर। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे पहले। सही, तो एक्सेलरेशन है तो ये L⁻² हो जाएगा। सर राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे, m का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mv³। v का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L⁻⁻1 का क्यूब, ये l। ये कितना बन जाएगा, m L³ T - 3। राइट, हाँ सर। ये क्या बन जाएगा, mL² T - 3। राइट, दोनों हाँ डायमेंशन सर। बराबर नहीं आए तो नॉट पॉसिबल। ये इक्वेशन ऐसी पॉसिबल ही नहीं है। यस। हाँ सर। अब अगला क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। कौन बताएगा ये क्या होता है? सर सेम एलएचएस वाली की सर डायमेंशन आर की प्लस होती है। हाँ, डायमेंशन के इक्वल सेम होता है। डायमेंशन प्लस होती है। इसका मतलब क्या होता है बताओ। सर एलएचएस और आरएचएस की हाँ, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। सर सेम डायमेंशन ही प्लस माइनस हो सकती है। अगर हम कुछ क्वांटिटीज को क्या करें, प्लस करें या माइनस करें, तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। हाँ सर। मतलब यस सर। सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, हम ऐड करोगे। मीटर को मीटर के साथ करोगे, वेलोसिटी को टाइम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप। नहीं ठीक है, सर। एग्जाम्पल, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। सर यहां बीच में प्लस आ रहा है ना, तो हाँ इसका सर। मतलब ये है कि इसका इसका और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। देखो, s मतलब डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन ये है। ut का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L⁻⁻1 × t। इसका डायमेंशन भी एल आ जाएगा। और इसका डायमेंशन क्या होगा, L⁻² × t²। इसका भी अलग। तो तीनों ही क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, तभी इनके बीच में इक्वल और प्लस आया है। यहाँ पे एक एक वर्ड मैं भूल गया लिखना।
इक्वल टू का साइन या प्लस का साइन या माइनस का साइन तभी आ सकता है क्वांटिटी के बीच में, तब जब उनका डायमेंशन सेम। नोट, अगर डायमेंशन अलग अलग है तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, हाँ सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि फोर्स, मास ठीक इनटू है, एक्सेलरेशन। अलग अलग डायमेंशन अगर है दो क्वांटिटी की तो वो डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मास को आप वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये मीनिंगफुल क्वांटिटी है। हाँ सर। पर आप मास को वेलोसिटी के साथ ऐड नहीं कर सकते, नॉट मीनिंगफुल। ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है। हाँ सर। अब सर इसका न्यूमेरिकल आता है क्या, क्वेश्चन में आता है क्या एग्जाम में? हाँ बिल्कुल बेटा आता है। चलो मैं एक करा के दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। इसका सवाल नीट में आता है। ठीक है, एक इक्वेशन आपको दी है, v इज इक्वल टू, अब बताना ऐसा दिया है, ऐसा क्वेश्चन देखा है क्या आपने? बी टी प्लस बहुत बार दिखाएगा। सी अपॉन डी प्लस टी, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ हाँ v सर। क्या है? वेलोसिटी है। t क्या है? टाइम है। आपको डायमेंशन बताना है ए बी सी डी का। ऐसा सवाल नीट में आता है, आया है, आप फ्यूचर में भी आ सकता है। करो भाई। दस 15 मिनट और पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नहीं सर। हाँ भाई। सर जो आपने अभी रूल बताया ना, वही रूल इसमें लगेगा। ठीक है, इक्वल टू का साइन या प्लस का साइन तभी आ सकता है जब इन क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो। मतलब ए का डायमेंशन वी के बराबर होना चाहिए। तो ए का डायमेंशन हमको क्या मिल गया? एल टी माइनस वन। सर बी टी का डायमेंशन वी के बराबर होना चाहिए। तो बी इंटू टी का डायमेंशन तो ऐसे लिख दोगे। तो बी का डायमेंशन हमको क्या मिल गया? एल टी माइनस टू। सर अब यहां पर देखो, सर डी और टी ऐड कर रहे हो, मतलब डी का डायमेंशन और टी का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम, तो डी का डायमेंशन भी मिल गया। सर अब सी अपॉन डी का डायमेंशन वी के बराबर होना चाहिए। बोलो। हाँ सर। यस इसका डी का डायमेंशन तो सर। टी है, तो सी का डायमेंशन हमको क्या मिल गया? ये एक आंसर, ये दूसरा आंसर। ठीक है, ये तीसरा आंसर। क्या ऐसा सवाल आपने देखा है? हम्म, कर लोगे ऐसा सवाल? हाँ सर। अच्छा, अब अगर कभी आपको दिख जाए ना साइन के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ई की पावर में कुछ लिखा हुआ है, लॉग के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो ये जो अंदर की क्वांटिटीज होंगी ना, ये हमेशा डायमेंशनलेस होंगी। ये अंदर की क्वांटिटीज हमेशा क्या होंगी बेटा? डायमेंशनलेस। ये भी आपको ध्यान रखना है, नोट। ठीक है, साइन, हाँ ई सर। की पावर, लॉग, ऐसा कोई मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो हमेशा क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस होना चाहिए। हाँ सर। क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका यूज कहाँ आएगा? राइट, वेव की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होती है।
माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है, होती है कि नहीं बताओ। हाँ सर। अब आपसे कोई पूछ ले कि डायमेंशन ऑफ के बताओ और ओमेगा बताओ, सर साइन के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। सर दो क्वांटिटी ऐड है और उन दोनों का एडिशन डायमेंशन लेस है, मतलब ये क्वांटिटी भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए और ये क्वांटिटी भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए, तभी तो इन दोनों को ऐड कर पाओगे या सेपरेट कर पाओगे। तो सर यहाँ के को एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो डायमेंशन ऑफ के क्या होना चाहिए, एक्स का उल्टा। और यहाँ ओमेगा को टी से मल्टीप्लाई किया है तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या होना चाहिए, टी का उल्टा। सर ये तो साइन के बाहर है ए, तो ए का डायमेंशन एक्स के बराबर हो जाएगा। अब समझ आया ये बात। सर वो ए वाला समझ में नहीं आया, ए का कैसे एक्स बेटा के साथ। ए तो ए जो है साइन से मल्टीप्लाई में है ना, बाहर है ना साइन के, तो ए और एक्स के बीच में इक्वल टू का साइन लगा ना। और मैंने क्या बोला, इक्वल टू का साइन कब आ सकता है, दो चीजों के बीच में, जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो ए का डायमेंशन एक्स के बाहर बराबर होगा। ये वाला जो टर्म है ये साइन के अंदर लगा हुआ है, ये वाला टर्म साइन के अंदर लिखा, साइन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, और साइन के अंदर जो भी बैठेगा, लॉग के अंदर, साइन के अंदर, ई की पावर के अंदर, वो हमेशा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। हाँ सर। बोलो भाई, बोलो भाई। यस सर। हाँ सर मुझे वो के वाला थोड़ा समझा नहीं सर, वो L-1 कैसे आया। अरे भाई ये वाला टर्म डायमेंशन लेस है कि नहीं है, हाँ पूरा सर। का पूरा। हाँ अरे सर। जब एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी को आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ का तो कोई डायमेंशन है नहीं, इस तरफ का डायमेंशन है एल। हाँ सर। अब ये पूरी इक्वेशन ट्रू कब हो सकती है, जब ए का डायमेंशन एल के बराबर हो, क्योंकि ये साइन वाला टर्म तो डायमेंशन लेस है ना, हाँ पूरा सर। का पूरा। समझे। हाँ अरे सर। x इज इक्वल टू ए इंटू समथिंग डायमेंशन लेस। अब x डायमेंशन लेस नहीं है, x का डायमेंशन l है, ये ट्रू कब होगा, डायमेंशन लेस को कुछ डायमेंशन वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब a का डायमेंशन x के बराबर होगा तभी तो ये ट्रू हो पाएगा स्टेटमेंट, तो a का डायमेंशन भी क्या होगा, ये होगा। यही तो समझा रहा हूं। सर वो K = L-1 कैसे हुआ। क्या K = L-1। बेटा अभी समझाया ना, साइन के अंदर जो भी होगा वो डायमेंशन लेस होगा। अब आप एक बात मुझे बताओ, दो क्वांटिटी का डिफरेंस डायमेंशन लेस है, तो अभी मैंने आपको बताया दो चीजों को प्लस या माइनस करोगे तो उनका सेम डायमेंशन होना चाहिए। तो अगर दो क्वांटिटी का डिफरेंस डायमेंशन लेस है, इसका मतलब वो दोनों क्वांटिटी डायमेंशन लेस होंगी। हाँ सर। मतलब के एक्स का के इंटू एक्स डायमेंशन लेस होगा कि नहीं, हाँ सर। ऐसे लिखोगे कि नहीं। अब सर हाँ एक्स का डायमेंशन, यहाँ पर एक्स का डायमेंशन क्या है, एल, तो के की वैल्यू L-1 आ गई कि नहीं। हाँ सर समझ आया। बिल्कुल सिमिलरली ये, बोलो। हाँ सर समझ आया। हम्म। हाँ समझ आया सर अब। सर श्योर। मुझे लग। हाँ सर श्योर समझ आया। अच्छा, अब डायमेंशन फॉर्मूला का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हमारे सिलेबस में है, वो क्या है, एस्टेब्लिशिंग रिलेशंस। ये हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है, नीट में एक सवाल इसका लगभग पक्का सा होता है। ठीक है, तो क्या होगा, आपको कुछ क्वांटिटीज दी होंगी, उनका आपको क्या करना होगा, रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा इक्वेशन बना के। जैसे एग्जांपल, ये क्वेश्चन नहीं आते, क्या, ये वाले क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। हाँ तो मैं बैठा हूं ना बेटा, उसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, आपको नहीं आते ये क्वेश्चन। अरे ये वाले नहीं होते जिसमें रिलेशन हाँ निकालना होता है, क्या, रिलेशन वाले नहीं होते मेरे से। हाँ तो मैं बैठा हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं उसलिए तो हूँ आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं सीधे। क्या क्वेश्चन बोला है कि फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, टेंशन
टी, लेंथ एल, और मास पर यूनिट लेंथ म्यू। तो आपको इसका क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। कैसे करोगे बताओ। वेलोसिटी का बताया हाँ, तो अब देखो उसके यहां बीच में क्या लिखा है, डिपेंड्स लिखा है। मतलब इक्वल के एक साइड फ्रीक्वेंसी होगा और बाकी साइड ये लो होंगे। तो आप इसको कैसे लिखोगे, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन ऑफ टेंशन टी। ये टेंशन है, ठीक है, इसको टेंशन ही लिख लो, इसमें कंफ्यूजन ना हो। टेंशन की पावर ए इंटू लेंथ की पावर बी इंटू म्यू की पावर सी। लिखोगे ऐसा कि नहीं, बोलो। हाँ सर। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होता है, टाइम हाँ, पीरियड के इनवर्स होता है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, डायमेंशन ये होता है कि नहीं। ये -1 सर टेंशन क्या है, टेंशन इज अ फोर्स। फोर्स, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स MLT का माइनस। डायमेंशन mlt-2। लेंथ का डायमेंशन तो एल। हाँ सर। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ। ये कितना हो जाएगा, m l-1। बोलो, हाँ सर। यस सर। एग्रीड। हाँ सर। हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं छोड़ा यहाँ पे, हमने एकदम सिंपल काम क्या किया। क्वेश्चन में बोला था डिपेंड्स, तो डिपेंड्स के लेफ्ट साइड वाले को एक तरफ लिख लिया, और बाकी चीजों को मल्टीप्लाई करके, हमेशा मल्टीप्लाई करके ही लिखोगे, नहीं तो सॉल्वेबल नहीं होता है। मल्टीप्लाई करके ABC चढ़ा के लिख लिया। हमारे पास 3 अननोन है, A B और C। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे दोनों साइड। m की पावर A और यहां से m की पावर C, l की पावर A यहां से मिलेगा, यहां से B मिलेगा, और यहां से C मिलेगा, और t की पावर यहां से 2a मिलेगा। बोलो। हाँ सर। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इधर m है क्या, नहीं है, तो a प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इधर l है क्या, नहीं है, तो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और इधर t है क्या, हाँ है, उसके ऊपर क्या है, -1, तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। a हाँ की हाँ। सर। वैल्यू क्या होगी, -12। a की वैल्यू अगर -12 हो गई तो c की वैल्यू हाफ होगी कि नहीं, हाँ सर। बोलो। और a और c की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, c माइनस a के बराबर। c की वैल्यू क्या है, हाफ, प्लस हाफ, 1। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, देखना जरा। f इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर a कितना है बेटा, -12। l, b कितना है बेटा, b यहां से हमने 1 निकाला, और म्यू के ऊपर कितना है बेटा, हाफ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हम इसको ऐसा लिखें, l अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन टी, ऐसा लिखें क्या। यस सर। हाँ सर, करेक्ट है। कुछ गड़बड़ हुई क्या। नहीं सर, सही है। कांस्टेंट लगा सकते हैं सर। हाँ, बरोबर मेरा है सर। आंसर मेरा आंसर उल्टा आ रहा है, जो आंसर इसमें दिया है उससे सही उल्टा आ आ रहा था। रहा है हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा। सर, सही आ रहा है। अच्छा यार, टेंशन mlt-2 होगा ना। हाँ सर। मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे ये -2 हो जाएगा ना, हाँ सर। है ना। तो यहां से देखना, a प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और -2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो a की वैल्यू हाफ आएगी। तो यहां से c की वैल्यू -हाफ आएगी।
तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस ए, c की वैल्यू माइनस हाफ, तो माइनस हाफ तो -1 आ जाएगा। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहां से हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्या, टेंशन t की पावर a की वैल्यू क्या है बेटा, हाफ, ठीक है। l की पावर b की वैल्यू क्या है बेटा, -1, -1। और म्यू की पावर c की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस हाफ। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम कैसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ, l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, हाँ सर। नहीं सॉरी, 1/l आएगा ना, l की पावर -1 है ना, बोलो। हाँ सर, बरोबर है। अब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कांस्टेंट एक कांस्टेंट लगा देंगे। ये कांस्टेंट कैसे आता है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ये हम एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमेंशनली कैलकुलेट नहीं कर सकते। बन जाएगा वैसा सवाल, हाँ सर, बोलो। यस सर। हाँ, बन जाएगा सर। यस सर। पक्का, हाँ सर, यस सर। श्योर, 100%। श्योर सर। हाँ। श्योर हूँ सर। श्योर एक सर। एक क्वेश्चन और कर दे रहे, फिर डायमेंशनल वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। आपको बताना है फोर्स F डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है, तो आपको फॉर्मूला बताना है F का। फाइंड फॉर्मूला ऑफ F। किस पे डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी और रेडियस पे। बहुत इजी है, सिंपली क्या लिखोगे, फोर्स का डायमेंशन देखो, डिपेंड्स, डिपेंड्स के जो लेफ्ट साइड लिखा उसको इस साइड लिख लो, मास, वेलोसिटी और रेडियस। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताओ, mlt -2, MLT माइनस। मास का तो m, वेलोसिटी का lt-1, रेडियस का l। अब कैसे लिखें, mlt-2, m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -b, ऐसे लिखोगे कि नहीं, बोलो। अब दोनों साइड कंपेयर करो, यहाँ पे a है, यहाँ तो a की वैल्यू सीधे 1 मिल गई, b प्लस c की वैल्यू 1 है, माइनस b की वैल्यू -2 के बराबर है, b की वैल्यू 2 मिल गई, c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हाँ, MV² आ रहा है। तीनों वैल्यू हमको मिल गई, तो हम कैसे लिखेंगे, f इज प्रोपोर्शनल टू m, m की पावर a की वैल्यू है 1, वेलोसिटी v की वैल्यू क्या है, v के ऊपर क्या है 2, और रेडियस r की पावर c है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। f इज प्रोपोर्शनल टू mv²/r। सर प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटेगा तो k mv²/r आ जाएगा। सर k का क्या करें, सर k क्या है, सर k कांस्टेंट है, और k की जो वैल्यू है वो हम कैसे बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से। ये हमारा फाइनल आंसर है। डायमेंशन के आंसर में हमको k लिखना पड़ेगा, पर हमने फिजिक्स पढ़ी है तो हमें मालूम है k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और f की वैल्यू क्या हो जाती है, mv²/r। क्योंकि हमने फिजिक्स में सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर पढ़ा है, इसलिए हमें पता है k की वैल्यू 1 होती है। बताओ, हाँ सर। यस सर। श्योर, हाँ सर। यस हाँ। सर।
हाँ सर। यस सर। यस सर। बन जाएगा आप? हाँ सर। बोलो यार। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायमेंशंस। पूरा हमने चैप्टर कर लिया बेटा। दिस वाज ऑल अबाउट डायमेंशंस। डायमेंशन निकालना सिखा दिया, डायमेंशनल एनालिसिस सिखा दिया। ये जो चीज होती है ना, इसको कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस सिखा दिया, डायमेंशन निकालना सिखा दिया। ठीक है, होमोजेनिटी बता दी, और उसके बाद करेक्टनेस का बता दिया, थैंक यू सर। कन्वर्जन सिखा दिया। ठीक है, और सब कुछ सिखा दिया डायमेंशन में, इसके अलावा कुछ नहीं है बेटा। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। अब इसमें क्या आता है ना, एक एरर वाला पार्ट आता है, तो वो अलग चैप्टर होता है, मतलब इसी चैप्टर का पार्ट होता है, पर डायमेंशन वाला चैप्टर नहीं। मतलब डायमेंशन का जो टॉपिक है वो खत्म कर दिया मैंने, एरर एक अलग चीज है। यस, बोलो बोलो बोलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो फिर मिलते हैं फिर, है ना? सर मैं कह रहा था सर, वो आपके एसएचएम के लेक्चर्स है ना यूट्यूब पर। सर मेरा चैप्टर हुआ ही नहीं एसएचएम, तो क्या वो मैं लेक्चर दे सकता हूँ सिर्फ को प्रिंट के लिए? क्या क्या? आपने एसएचएम पढ़ाया है यूट्यूब हाँ पर, वो लेक्चर है आपकी, तीन हाँ या चार लेक्चर है मुझे लगता है। तो सर मैं वो लेक्चर देखकर ही एसएचएम कर सकता हूँ क्या सिर्फ? हाँ हाँ हाँ, उसमें हमने पूरा एसएचएम कराया है। ठीक सर है सर। मैं भी सेकंड लेक्चर पे हूँ उसका। सर मैं हाँ बोलो। सर मैं यूट्यूब के कमेंट्स आया है वो आपकी। अच्छा आपने अच्छा। आपने वो पीडब्ल्यू की जो रहती ना वो टी सीरीज, उस पर कमेंट मारा था। तो मैंने आपका चैनल देखा, तो मैंने आपका एसएसएम का थोड़ा लेक्चर देखा था, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर आ गया। ओके ओके, वेरी गुड। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है। ठीक है सर। सर आप हाँ। कल भी पढ़ाओगे क्या? क्या? आप कल पढ़ाओगे? डेली बेटा, डेली होता है, हम डेली पढ़ाते हैं। हम ठीक लोग है सर। डेली जो है प्रैक्टिस कम रिवीजन सेशंस रख रहे हैं। जो बच्चे हमको बोलते हैं ये वाला चीज रिवाइज करवा दो, जैसे मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आई थी बच्चों की कि डायमेंशन में किसी को दिक्कत आ रही थी, तो मैंने बोला चलो आज एक दिन में पूरा डायमेंशन खत्म कर देता हूँ। तो आज हमने डायमेंशन इसलिए किया। कल हमने पढ़ा था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ऐसे हम डेली पढ़ रहे हैं, डेली हर दिन पढ़ रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। चलो बेटा, है ना? बाय सर बाय। आप हाँ बोलो। गुड सर नाइट आपने काइनेमेटिक्स ले लिया है क्या? क्या है? काइनेमेटिक्स ले लिया है क्या आपने? नहीं देख नहीं, लिया? काइनेमेटिक्स अभी नहीं लिया बेटा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, काइनेमेटिक्स अभी लेंगे हम, मतलब करेंगे उसको। काइनेमेटिक्स नहीं हुआ, एनएलएम हो गया है, थर्मो का सेकंड पार्ट हो गया है, और ऐसे करके हम, मतलब मैंने पूरा सिलेबस पढ़ाया था, पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ाया था। अब हम रिवीजन सेशन चालू किए हैं, रिवीजन चल रहा है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। थैंक यू सर, बाय। ओके बाय। गुड नाइट सर। गुड बाय नाइट सर। बेटा।